उनका स्वागत करते हुए, उनका खैर मकदम करते हुए उनको अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं, आपको आपका सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं बार बार कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान की इस सरजमी की अलग अलग भाषाओं को सीख सकूं। है यहाँ पे इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं कि शायद एक जीवन में तो ये हो नहीं पाएगा, इसके लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपनी बात तेलुगु में नहीं रख सकूंगा, क्योंकि तेलुगु मुझे आती नहीं है। या तो मैं हिंदी में बोलूंगा या मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। आप जिस भाषा में कहेंगे मैं उसी भाषा में अपनी बात को रखूंगा। हाउस मुझे इजाजत दे कि मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं। ठीक है साथियों, మిత్రులారా, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. साथियों, आपकी इजाजत से मैं अपनी बात हिंदी में रख रहा हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे अभी हमारे आयोजक ने कहा कि लोगों को पीछे दिखाई नहीं दे रहा, आप इस पे आ जाइए। हमने कहा हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, बेंच पे क्या, हम तो आसमान में सीढ़ियां लगा देंगे। दोस्तों, और देखने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस देश में अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए उसके खिलाफ बोलने और सुनने की जरूरत है। दोस्तों, आप सब लोग जो यहां ये कार्यक्रम कराए हैं और आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना और हैदराबाद के लोग, इस मिट्टी के लोगों ने जेएनयू के पक्ष में जो आवाज बुलंद किया है, जमहूरियत के पक्ष में जो आवाज बुलंद किया है, साथी रोहित वेमुला के न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई को जो आपने अपना समर्थन दिया है, उसके लिए हम जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से आपके प्रति बेहद शुक्रगुजार हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे मीडिया के साथी, खास करके जो रीजनल मीडिया के लोग, उन्होंने सच का सच और झूठ का झूठ किया है, दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए भी हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी मैं जब दिल्ली से पहली बार बाहर आया हूं तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले उस धरती पे चला जाए जहां पर आजाद भारत से पहले एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था, एक लैंड मूवमेंट हुआ था। वो विशाल आंध्रा की धरती है, वो तेलंगाना की धरती है। मैं उसे सलाम करने आया हूं, क्योंकि इसी धरती से साथी रोहित वेमुला पैदा हुआ है, जिसने इस लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करके पूछा है कि क्या आज हजारों साल बाद भी इस समाज में एक दलित को अपने जन्म लेने पे अफसोस कहना पड़ेगा? क्या एक दलित अपना एडमिशन, अपना दाखिला विश्वविद्यालय में पाने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएगा? क्या हम इस आधुनिक समाज में जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसको ब्राह्मणिकल गुरुकुल बनने देंगे, जहां द्रोणाचार्य एकलव्यों का अंगूठा नहीं सर काटते रहे? ये सवाल हमारे सामने छोड़कर गया है साथी रोहित। कल मैं साथी रोहित की मां से मिला था और उनको कहा था कि माता जी, साथी रोहित ने जो लड़ाई लड़ी है
उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और समाज के अंदर मनुवाद और जातिवाद को खत्म करके समानता का समाज स्थापित करेंगे। यही हमारी कमिटमेंट है। మిత్రులారా, ఎక్కడెక్కడి నుంచో విచ్చేసిన మీ అందరికీ నా విప్లవాభివందనాలు. నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భాషలు మాట్లాడగలిగే సత్తా నాకుంటే ఎంత బాగుండో అని. కానీ అది జరగాలంటే సుమారు 100 జన్మలు ఎత్తాల్సిన పరిస్థితి. కాబట్టి నాకు తెలిసిన భాషలైన ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ మాట్లాడదలుచుకున్నాను. దానికి ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగులో సపరేట్ గా ఉంటుంది. మీ అభీష్టం మేరకు హిందీలో మాట్లాడడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఎంతో మంది యువకులు, పెద్దలు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ప్రాంతీయ మీడియా ఏదైతే జేఎన్యూలో జరిగిన పోరాటానికి మద్దతుగా నిలిచిందో, రోహిత్ వేముల ఆత్మహత్య తరువాత మద్దతుగా నిలిచిందో, అలాంటి ప్రాంతీయ మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిన్న నేను రోహిత్ వేముల తల్లిని కలవడం జరిగింది. అక్కడ ఆవిడకి నేను భరోసా ఇచ్చాను. అమ్మా, మీ అబ్బాయి చేసిన ఆత్మ బలిదానం వృధా పోదు, మేమున్నాం. జేఎన్యూ తరపు నుంచి, దేశంలో ఉన్న అనేక విశ్వవిద్యాలయాల తరపు నుంచి మేమందరం అండగా ఉంటాం. ఆ పోరాటాన్ని మేము కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఆ తల్లికి నేను భరోసా ఇచ్చాను. ఈ ప్రజాస్వామ్య విఘాతకులు ఎంతెంతో పైకి పెద్ద మాటలు చెబుతున్నా, ఇప్పటికీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక దళిత విద్యార్థి యొక్క అభ్యున్నతిని చూసి తట్టుకోలేక ఆ దళిత విద్యార్థి మరణానికి కారణమయ్యాలంటే ఇది ఎంతో బాధించాల్సిన విషయం. ఒకప్పుడు ఉండేటటువంటి ఈ మనువాద సిద్ధాంతాలను ఇప్పటికీ బూజు పట్టిన సిద్ధాంతాలను పట్టుకు వేలాడుతూ ఇలాంటి ఎంతో ఉన్నతమైన శిఖరాలకు అధిరోహించాల్సిన రోహిత్ వేముల లాంటి దళిత విద్యార్థుల యొక్క మృతికి కారకులవడం అనేది ఎంతో బాధాకరం. साथियों, मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके से ट्रांसलेशन करवा के बोलने की आदत है नहीं, और क्रांति और प्यार की कोई भाषा नहीं समझने कि मैं कह क्या रहा हूं. इसीलिए मैं अपनी बात को रख देता हूं. बाद में वो मोटी मोटी बात बता देंगे, बाकी छोटी छोटी बात को तो आप खुद ही समझ लेने वाले लोग हैं. क्योंकि जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं वो सिर्फ हमारा भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये मुझे मालूम है. वो यहाँ सिर्फ मुझे देखने नहीं आए हैं, ये भी मुझे मालूम है. क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं. दिल्ली में जो हो रहा है वो विजयवाड़ा में समझ रहे हैं. और लोकतंत्र के ऊपर जो हमला यह सरकार कर रही है, आप उस लोकतंत्र को बचाने आए हैं. इसमें संवाद और देखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें लड़ाई और संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसीलिए मैं बस कुछ बातें आपको कह देना चाहता हूं कि जब हम साथी रोहित वेमुला के न्याय के लिए हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमले को रोकने के लिए और इस देश के अंदर जमहूरियत को जो बचाने की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए सड़कों पर निकले, तो यह सरकार घबराने लगी. और सरकार को लगा कि अगर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हमारे विकास की हवा निकालने लगेंगे, हमसे सवाल पूछने लगेंगे कि मोदी मोदी लिखा हुआ सूट आया कहां से, कौन चाय वाला का बेटा मोदी मोदी लिखा हुआ लाखों का सूट पहनता है. अगर ये पूछने लगे जनता कि मोदी जी आप कहते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, साइलेंट मोड में रहते हैं, हम कहते हैं मोदी जी आप फ्लाइट मोड में रहते हैं, आप फ्लाइट मोड में रहते हैं और जनता को अपने वाइब्रेशन पे छोड़ दिया है. तो मैं कह देना चाहता हूं कि नए मोबाइल में वाइब्रेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. और हम इस देश के नौजवान हैं, हम विद्यार्थी हैं. अगर हम वाइब्रेट करेंगे तो आपकी सरकार वाइब्रेट कर जाएगी. इस बात को आप समझ लीजिए. और ये वाइब्रेशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर शुरू हो गया है. और मजेदार बात यह है
कि ये काम हमने अपने मन से नहीं किया है। जब मोदी जी के मन की बात में हमारी मन की बात नहीं हुई तो हमने कहा चलो हम दिल की बात कर लेते हैं। और मोदी जी जब हमारे द्वारा मांगे गए सवाल हैं उसका जवाब नहीं दे पाए तो हमने कहा कि आपने जो कहा था वही हमको दे दीजिए। आप ही ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। हमने कहा कब आएंगे? 5 साल में आएंगे कि 2019 के बाद दोबारा भी टर्म चाहिए? उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। हम बोले कब कम करेंगे? दाल 200 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा था कि अत्याचार नहीं होगा महिलाओं पे। मोहन भागवत जी कहते हैं महिलाओं को घर से ही नहीं बाहर निकलना चाहिए। हमने कहा कि 2 साल आते आते बुलेट ट्रेन का एजेंडा बदल गया। जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि इस देश में मंदिर से ज्यादा जरूरी शौचालय बनवाना है, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए हैं। लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान की असलियत क्या है कि ये गंदगी खत्म करना चाहते हैं। और इनकी नजर में गंदगी क्या है? इनकी नजर में गंदगी गरीबी नहीं, इनके नजर में गंदगी गरीब लोग हैं। तो हम उनको कह देना चाहते हैं ये वही लोग हैं जिन लोगों से ये मुल्क बनता है, ये वही लोग हैं जिनसे लोकतंत्र बनता है, और ये वही लोग हैं जिनके वोट से सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। अगर आप हमें मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप मिट जाएंगे, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक नायडू जी हैं, उन्होंने कहा विद्यार्थी है पढ़ने का काम करे, राजनीति ना करे। मैंने कहा यही बात अगर वो 30-35 साल पहले बोलते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उस वक्त वो भी विद्यार्थी थे और राजनीति करके आजकल संसद में पहुंच गए हैं। हार जाते हैं फिर भी मंत्री बन जाते हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप राजनीति शौक से करते हैं और हम सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी जरूरत से। हमारी जरूरत को मत ललकारिए, क्योंकि हमारी जरूरत आपके शौक पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि हमारी जरूरत इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को लागू कराने की जरूरत है। हमारी जरूरत इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को लागू कराने की जरूरत है। हमारी जरूरत इस देश के अंदर समानता के सिद्धांतों को लागू कराने की जरूरत है। और इस जरूरत को अगर इस देश की 125 करोड़ जनता समझ जाएगी तो याद रखिएगा मोदी जी, जब आप हाथ हिला करके कहेंगे 125 करोड़ लोग, तो 125 करोड़ लोग पलट करके सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए किया क्या? सब्सिडी का सारा पैसा माल्या को दिया, हमारे लिए किया क्या? देश में बजट का 0.5% 60% से ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च होता है, और 60% जो लोग हैं उसको अलावे जो बाकी लोग बचते हैं उनके ऊपर 60% बजट का खर्च होता है। आपने हमारे लिए इस बजट में किया क्या? जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया कि आपको पीएफ का पैसा निकालने पर भी ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप किसी दुकानदार के पास जाइए, रिचार्ज कूपन खरीदिए, और जितने का कूपन होगा उतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद दुकानदार कहेगा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब कर्मचारियों का पीएफ का पैसा है, अपना पेट काट करके वो पीएफ के अकाउंट में जमा करते हैं, तो वो इनकम कहां से हो गया भाई? जब कोई अपना पैसा अपने मेहनत मजूरी से काट कर जमा करता है तो वो इनकम नहीं है, वो बचत है। और बचत के ऊपर जो आप लूट करना चाहते हैं, ये लूट नहीं चलने वाला है मोदी जी। इस लूट को लोग मानने वाले नहीं हैं। और शायद यही बात है, शायद यही बात है कि विकास की ट्रेन जिसका इंजन 2 साल में
वो बुलेट जो चलने से पहले ही बंद हो गया है, शायद यही वजह है कि शौचालय बनाना छोड़कर बीजेपी के एजेंडे में फिर से मंदिर बनाना शामिल हो गया है। शायद यही वजह है कि विकासवाद को छोड़कर बीजेपी के एजेंडे में फिर से राष्ट्रवाद शामिल हो गया है। अच्छी बात है, जो अंग्रेजों को पत्र लिखे, माफी मांगे, अंग्रेजों के लिए जासूस में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल भी खड़ा होता है, मन में प्रश्न भी आता है कि आखिर ये 100 चूहे खाकर बिल्ली को हुआ क्या। और जब पता करते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे राष्ट्रवाद में, इस देश के 125 करोड़ लोगों के राष्ट्रवाद में और नागपुर में बैठे लोगों के राष्ट्रवाद में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि हाफ पैंट से फुल पैंट होने में सालों लग गए, लेकिन इनके विचार आज तक नहीं बदले हैं। ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भी बनाते तो मान लेते हैं, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे। ये छुआछूत पर आधारित अपर कास्ट के लिए राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि ये राष्ट्र किसी एक नहीं है, बोली भाषा लिंग और क्षेत्र का नहीं है। यह राष्ट्र राष्ट्रों का राष्ट्र है। दिस नेशन इज द नेशन ऑफ नेशंस and nobody can monopolize the idea of nationalism of India. I want to tell them this is the India and we are the people and the aspiration of our people, that is the nationalism, and we support that kind of nationalism and we are fighting for to save that kind of nationalism. That is our commitment. मसला ये है कि यह राष्ट्रवाद का विवाद छिड़ा क्यों। टाइमिंग का मसला है। 2017 में उत्तर प्रदेश की चुनाव है, जहां ये 80 में से 73 सीट जीत गए थे। तो इस बार अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे जनता के पास, भाइयों बहनों जब कहेंगे तो भाई बहन कहेंगे कि मोदी जी 15 लाख कहाँ है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो इस बार एक नया सगुफा छोड़ते हैं, थोड़ा कैंपस के अंदर राष्ट्रवाद खेलते हैं। हमने कहा आइए, हम भी तैयार हैं। आप मुझे राष्ट्रवाद में फंसाएंगे, मैं आपके राष्ट्रवादी विमर्श को रोटी पे ले जाकर के खत्म कर दूंगा। आप मुझे राष्ट्रवाद में फंसाएंगे, मैं आपके राष्ट्रवाद को लोगों की डिग्निटी के सवाल पे ले जाकर के खत्म कर दूंगा। क्योंकि राष्ट्र लोगों से बनता है और लोगों के लिए रोजी रोटी और उनके बुनियादी अधिकारों की बात करना, उनके आत्मसम्मान की बात करना, उनकी डिग्निटी की बात करना देशभक्ति है। और हम उस देशभक्ति के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं और हम उस देशभक्ति के पक्ष में खड़ा हुए हैं। रोहित वेमुला ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसने कहा कि वाइस चांसलर साहब, जब भी कोई दलित एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको पोटेशियम साइनाइड दे दीजिए, उसको एक प्यारी सी रस्सी दे दीजिए कि जब वो अंबेडकर को पढ़े और उसके मन में जाति उत्पीड़न के खिलाफ विचार आए, तब वो या तो पोटेशियम साइनाइड खा करके अपना जान दे दे या रस्सी गले में लगाकर फांसी पे झूल जाए। ये पत्र रोहित वेमुला ने लिखा। हम साथी रोहित को कहना चाहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड भी लेंगे, रस्सी भी लेंगे, लेकिन खुद नहीं झूलेंगे, ब्राह्मणवाद को झुलाएंगे, जातिवाद को झुलाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और साथी रोहित, तुमने जो रास्ता दिखाया है, इस देश के अंदर जो जातिवादी परिस्थितियां कैंपस के अंदर हैं, उसको लेकर उस लड़ाई को हम आगे चलने वाले हैं।
और उस लड़ाई में हम ये मांग करते हैं कि कैंपस के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरे तरीके से समाज से खत्म किया जाए और यूनिवर्सिटी कैंपसेस से खत्म किया जाए। साथ ही साथ बार बार आजकल एक शब्द निकलकर सामने आ रहा है कि इस देश के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी आज के नहीं हैं। हमने कहा कैसे ठीक से पढ़ेंगे, कुछ दे दिया है जो कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं गए हैं। ऐसी हालत में अगर आप जिम्मेदारी विद्यार्थियों का फिक्स करना चाहते हैं तो हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम शौक से सड़क पे नहीं उतरना चाहते। हम चाहते हैं कि किताब लेकर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करें। संसद में बैठकर आप काम करें ना करें, लाइब्रेरी में बैठकर हम अपना काम करना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे सीमा पे जवान राइफल लेकर हमारे देश की सुरक्षा करता है, जैसे इस देश का किसान बिना जाड़ा गर्मी का परवाह किए खेतों में फसल को उपजाता है, जैसे मजदूर खानों में जाकर मेहनत मजूरी करता है, जैसे आप सब लोग जो आपका प्रोफेशन है उसको पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारे नजर में यही देशभक्ति है और हम भी विद्यार्थी होने के नाते अपनी पढ़ाई को ठीक से करना चाहते हैं। हमारे लिए यही देशभक्ति है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है वो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? कि एक दलित जब कैंपस के अंदर आएगा, एक गरीब किसान का बेटा जब कैंपस के अंदर आएगा, तब वो पढ़ करके इस बात को समझेगा कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं होना चाहता, पीएम का बेटा पीएम होना चाहता है, तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं होना चाहता है। राष्ट्रपति जी का बेटा राष्ट्रपति होना चाहेगा तो प्यून का बेटा प्यून क्यों नहीं होना चाहता है। जब इस शोषण को वो समझता है तो उस शोषण के खिलाफ बोलना शुरू करता है, और जब वो बोलता है तो कुछ लोगों की सत्ता हिलती है, और जिनकी सत्ता हिलती है वो कहते हैं शट डाउन जेएनयू। हम उनको कह देना चाहते हैं कि जेएनयू आपके खैरात से नहीं चल रहा, जेएनयू आपके आशीर्वाद से नहीं चल रहा, जेएनयू इस देश के लोगों के पैसे से चल रहा है और उनका बच्चा जेएनयू में पढ़ेगा। जितना ये देश अमीरों का है उतना ही ये देश गरीबों का भी है। और जेएनयू के अंदर 120 रुपए में अगर पढ़ाई होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन लोग उसमें पढ़ते होंगे। और जेएनयू पे जब हमला किया गया है तो क्यों हमला किया गया है इस बात का भी आप अंदाजा लगाइए। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां 65% लड़कियां पढ़ती हैं और हक से कहती हैं कि पितृसत्ता से हमको आजादी चाहिए, बाप और भाई के अननेसेसरी रोक टोक से हमको आजादी चाहिए। इसीलिए जेएनयू है। और ये जो मोहन भागवत के चेले हैं जो कहते हैं महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको मिर्ची लगने लगती है। और उनके जो चेले चपाटे हैं वो कहते हैं कि हमारे देश में कैंपस में राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही है। मैं कहता हूं इस देश में सबसे बड़ी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर कहीं होती है तो पॉलिसी मेकिंग रूम में होती है, जब गरीबों का पेट काट करके अमीरों को सब्सिडी दे दिया जाता है। हमको दीजिएगा तो सब्सिडी और उनको दीजिएगा तो इंसेंटिव नहीं चाहिए। को इंसेंटिव देकर आपने भगाया। पूछते हैं तो ये कहते हैं राजनीति करता है। नहीं मोदी जी, कहते हैं राजनीति करता है। नहीं मोदी जी, आप ही कीजिए, इसी में आप बेहतर हो सकते हैं। हम तो विद्यार्थी हैं, हम पढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन आप हमको पढ़ने कहाँ देते हैं। कौन कहा था, किससे पूछकर हमारा वजीफा बंद कर दिए। यह बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनको 5,000 और 8,000 रुपया वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी।
या जब नई अच्छे दिन की सरकार आई तो इनका पहला फरमान था कि शिक्षा के बजट को 17% घटा दिया जाए। 17% बजट कट किया गया हायर एजुकेशन के अंदर। और उसकी पहली मार किसके ऊपर पड़ी? हमारे सर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका तो 7th पे कमीशन लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में ये भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार आज इनके पीएफ पे हमला बोली है, कल मूल वेतन पे हमला बोलने वाली है। यह सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो पहला हमला हम विद्यार्थियों पे हुआ, हमारा वजीफा बंद कर दिया गया। और जब वजीफा बंद हुआ तो उसको लेकर हम संघर्ष करने लगे। तो संघर्ष के दबाव में एचआरडी मिनिस्टर सड़क पे आ गई हमसे बात करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं, जो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स का डेलीगेशन था, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो जेएनयू का हो, आज या तो सेडिशन के चार्ज में वो जेल की हवा खाकर आया है या उसके एडमिशन पे तलवार लटकी हुई है। इसीलिए इस मसले को इतना हल्के में मत लीजिएगा। हम बोलते हैं तभी इनको दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो ये टारगेट करते हैं स्टूडेंट को, और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं करते। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में को भी पीटने लगे हैं और स्टूडेंट के साथ टीचर को भी जेल में डालने लगे हैं। यही बात मैंने अपने मीडिया के कर्मियों को भी कहा था कि याद रखिएगा, दुनिया में जब फासिज्म आया था पहली बार, तो ब्रिक्स ने एक बात कही थी कि जब वो आए और ज्यूज को मारे तो मैं चुप रहा, वो आए सोशल डेमोक्रेट्स को मारे तो मैं चुप रहा, वो आए और कम्युनिस्टों को मारे तो मैं चुप रहा, फिर वो मुझे मारने के लिए आए तो कोई नहीं था बचाने वाला। आज वो विद्यार्थियों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीटना शुरू किया है, मीडिया कर्मियों को भी दिल्ली में पीटा है। कल को इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जो फैशन बीजेपी बता रही है, कल को उनको भी पीटेगी। इस देश के अंदर मजदूर पहले से मर रहे हैं, तो इस देश का सिविल सोसाइटी और मिडिल क्लास भी नहीं बचने वाला है। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। इसीलिए आज अगर जेएनयू पे हमला है, आज अगर एचसीयू पे हमला है, तो ये लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। और इस हमले को रोकने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, एक यूनिटी बनानी चाहिए, और इनका जो नकली राष्ट्रवाद है इससे मुकाबला करना चाहिए, और इनको बताना चाहिए कि भारत माता हमारी भी है, लेकिन हमारी भारत माता और तुम्हारी भारत माता में एक फर्क है। फर्क ये है कि तुम्हारी भारत माता बड़ी सुंदर सी दिखती है, हमारी भारत माता बहुत कमजोर, उसके चेहरे पे थकान, उसके शरीर पे ढंग की साड़ी नहीं, झुर्रियां, गरीब सी, काली सी, श्यामली सी दिखती है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है और हाथ में एक हसुआ है। बोलो तुम उसको भारत माता मानते हो कि नहीं मानते हो? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। भारत माता, भारत माता, भारत माता हमेशा भगवा साड़ी में, भगवा झंडा लेकर शेर पर बैठी हो, ये जरूरी नहीं है। भारत की माता वो भी हैं जो घरों में चूल्हा फूंकती हैं, भारत की माता वो भी हैं जो खेतों में काम करती हैं, भारत की माता वो भी हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, भारत की माता वो भी है जो आज प्लेन को चला रही है, तो तुम्हारी भारत को चला रही है, तो तुम्हारी भारत के माता की जो तस्वीर है उसमें एक दिक्कत है। याद कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत शरीर पे जो साड़ी थी उसका रंग तिरंगे का था, उनके हाथ में जो झंडा था वो तिरंगे का था, और वो जंजीरों से बंधी हुई सीधी खड़ी थी, जिसके पीछे भारत का संविधान था, भारत का नक्शा था।
आज की भारत माता में एक फर्क आया है। उनकी साड़ी बदल दी गई है, उनका झंडा बदल दिया गया है। इसीलिए कामरेडों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए लाल किले पे लाल निशान मांगना, क्योंकि लाल किले पे तिरंगा झंडा ही नहीं बचने वाला है, वहां भगवा लगाने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए आज हम ऐसे दौर में हैं जहां एक रंग से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम कहते हैं 7 सुरों की तरह 7 रंगों पे अपना कब्जा जमाइए, लाल नीले को एक कीजिए, हरा को साथ लाइए, सफेद को अपना रंग बनाइए और सतरंगी आंदोलन खड़ा करके, सतरंगी सलाम पेश करके इस एक रंग की हेजेमनी को खारिज कीजिए और कहिए कि आपका भगवाकरण हम नहीं मानने वाले हैं, आपका हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत हम नहीं मानने वाले हैं। ये बात आपको कहना पड़ेगा। इसीलिए ये जो लड़ाई छिड़ी है जेएनयू के अंदर, जो लड़ाई छिड़ी है एचसीयू के अंदर, वो लड़ाई दरअसल इस देश के समाज का अंतर्विरोध है। अगर उस अंतर्विरोध को हम समझते हैं तो हमको ये बात कैटेगोरिकली कहना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जिस तरीके से कम्युनल फासिज्म आ रहा है, जिस तरीके से लोगों के कॉमन सेंस को बदला जा रहा है, आप देखिए कि कितनी दुखद स्थिति है। किसी की जान जाती है, किसी के लिए मांस को पहचानना जरूरी हो जाता है। किसी की जान जाती है, किसी के लिए उसका जात जानना जरूरी हो जाता है। हम कहते हैं कि किस मुल्क का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह ने देखा था। अगर उस मुल्क का सपना हम देखते हैं तो हमारे लिए जात जरूरी नहीं है, हमारे लिए पहचान जरूरी नहीं है, हमारे लिए हर भारतीय, हर नागरिक, उसका अधिकार जरूरी है, उसका हक जरूरी है और उस हक में के पक्ष में खड़ा होना जरूरी है। आज इस परिस्थिति में हम खड़े हैं। इसीलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं कि आज का समय एक गंभीर समय है। हमें तमाम तरीके के विचारों को यूनिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर पूंजीवाद का जो संकट आया है, वो संकट ऐसा है कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा प्रत्याशी जीत रहा है जो खुले तौर पर अपनी चुनावी प्रचार में कहता है कि मुसलमानों को अमेरिका से मारकर भगा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं। एक कंजर्वेटिव रेग्रेसिव फोर्स चुनाव जीतने को तैयार है। अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा और यहां पे मोदी जी बैठे हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में क्या होने वाला है। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि आज पूंजीवाद के अंदर एक नई बहस छिड़ी है। वो बहस ये है कि 2 तरीके का पूंजीवाद पैदा हो गया है। कुछ लोग कहते थे कि शेर है तो घास तो नहीं खाएगा। सच कहते हैं, शेर है तो घास नहीं खाएगा, मतलब गरीबों का खून चूस करके ही पूंजीवाद आगे बढ़ेगा। ये बात सच है। लेकिन एक बात और है कि हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि नागनाथ और सांपनाथ में आपको फर्क करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। और एक बार जब दुश्मन तय हो जाएगा, दोस्त अपने आप आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। और हमको लगता है कि दुनिया में जो फासिज्म का उभार आया है, भारत में जो कम्युनल फासिज्म आया है, उसके पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म है। क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म? क्रोनी कैपिटलिज्म ये है जहां मुनाफा, पैसा उत्पादन के लिए नहीं जाता, नई दुकान नहीं खुलती, नया बाजार नहीं सजता, नए कर्ज दे करके किसान उत्पादन नहीं करते, नए कर्ज दे करके फैक्ट्रियां नहीं लगाई जाती, सारा मुनाफा शेयर बाजार में जाता है। आप सब लोग टेलीविजन देखते होंगे तो न्यूज आता होगा कि आज सेंसेक्स 400 अंक उछल गया। आपको भी लगता होगा कि ये सेंसेक्स क्या बला है भाई, जो 400 अंक उछल गया है। फिर कुछ चाय लगा करके संभ्रांत से
अर्थशास्त्री आते होंगे रात के प्राइम टाइम के डिबेट पे, और वो कहते होंगे कि इस बार 7.5% का ग्रोथ रेट होने वाला है। आप जब उस बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसका ग्रोथ होने वाला है, और यह जो सेंसेक्स उछला है यह पैसा किसके पॉकेट में गया है। तब आपको समझ में आएगा कि एक तरफ सेंसेक्स उछलता है, दूसरे तरफ सब्जी की दाम उछल जाती है। एक तरफ सेंसेक्स उछलता है, दूसरे तरफ बच्चों की फीस बढ़ जाती है। तो उधर उछलता है और इधर आपका दिल बैठ जाता है, क्योंकि ये लड़ाई क्रोनी कैपिटलिज्म और प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म के बीच में है। कुछ लोग पैसा से पैसा कमाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ मेहनत करके पैसा कमाते होंगे। इस देश में और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वो सारे अरबपति, खरबपति, करोड़पति, पैसे वाले लोग, तमाम बड़े बड़े नाम, वो मेहनत करके वो जुआ खेल करके पैसा कमाते हैं। तो ये जुए वाले पूंजीवाद और उत्पादन करने वाले, अमेरिका के अंदर ओबामा की पार्टी हारने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीतने वाली है। इसीलिए इस देश में जो मनरेगा लेकर आया, जो सूचना का अधिकार लेकर आया, वो सरकार बाहर चली गई, और जो इस देश में दंगा कराता था वो सरकार सत्ता में चुन करके आ गई। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और सिर्फ लोगों के वोट से सरकार नहीं बनती। सिर्फ लोगों के वोट से सरकार बनना होता तो करोड़ों अरबों रुपया चुनावी प्रचार पे नहीं खर्च किया जाता। चुनावी प्रचार पे इतना रुपया क्यों खर्च किया जाता है? चुनावी प्रचार पे इतना रुपया इसलिए खर्च किया जाता है ताकि लोगों का परसेप्शन बदल दिया जाए। देखिए परसेप्शन का कितना कमाल होता है। पिछले बार जब लोकसभा की चुनाव हो रहा था तो हर चैनल दिन रात मोदी 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 कर रहा था। ऐसा लगता था कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं मोदिस्तान में रहते हैं। आजकल मोदी भक्त ऐसे गालियां निकालते हैं, ऐसा लगता है कि ये देशभक्ति नहीं मोदी भक्ति इस देश में चल रही है। हम कहना चाहते हैं कि ना तो ये मोदिस्तान है और ना यहाँ पे कोई मोदी भक्ति चल है, और ना यहाँ पे कोई मोदी भक्ति चलने वाली है। ये भारत है और यहाँ पे देशभक्ति चलेगी। और देश कोई हवा में नहीं बनता, देश यहाँ के 125 करोड़ लोगों से बनता है। आपकी भक्ति, हम सबकी भक्ति ही देशभक्ति है, ये बात उनको समझाना पड़ेगा। और ये जो करोड़ों रुपया खर्च किया फाइनेंशियल कैपिटलिज्म ने, उसकी वजह से वो सरकार में चुन बड़े लोग लुभाने वादे निभाए गए, और वो वादा तो पूरा होना नहीं था, क्योंकि जो मुनाफा है पैदा नहीं होगा। और यही वजह है कि इस देश में मोदी जी ने 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी का डेटा है 16 करोड़ लोग अपना नाम रजिस्टर करवाए हैं सरकार के पास, और उनको ना रोजगार मिला है ना उनके लिए अच्छे दिन आ रहा है। हम कहते हैं ये किसका विकास और किसका साथ ले रहे हैं मोदी जी? हम लोगों का साथ तो आपने छोड़ दिया, हमारा वजीफा बंद कर दिया। हमारा साथी जो अपना जान दे दिया उसके लिए आप एक शब्द नहीं निकाले, और मन की बात में आपने रोहित की बात नहीं की। तो हमको लगता है कि ऐसे माहौल में जब लोकतंत्र के ऊपर हमला है, जब आर्थिक व्यवस्था के अंदर जो अंतर विरोध पैदा हुआ है क्रोनिक कैपिटलिज्म और प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म का, तब हमको कंपैरेटिवली जो कम नुकसानदेह है उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर एक लाइन खिंच गई है कि कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, आप अपना रास्ता तय कीजिए। हम विद्यार्थियों ने अपना रास्ता तय कर लिया है, और हमको लगता है कि हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं,
हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं और जो जो लोग आप न्याय और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, इस देश के अंदर 55 करोड़ युवाओं के पक्ष में बोलना चाहते हैं, इस देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के पक्ष में बोलना चाहते हैं, अपने हक में बोलना चाहते हैं, इस देश के 125 करोड़ लोगों के हक में बोलना चाहते हैं, तो आइए जय नौजवान का नारा लगाते हैं, जय किसान का नारा लगाते हैं, जय संविधान का नारा लगाते हैं और इस तानाशाही सांप्रदायिक व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर हम बताते हैं कि यह भारत हमारा है, यह भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, यह भारत भगत सिंह का भारत है और इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं और एक किसान के परिवार से आता हूं। हमने देखी है कि मिट्टी से कैसे फसल पैदा किया जाता है, बंजर धरती से कैसे अनाज उगाया जाता है, कैसे जाड़े और गर्मी में सुबह और शाम की परवाह किए बिना हम अन्न पैदा करते हैं। हम कभी निराश होने वाले लोग नहीं हैं। हम मुट्ठी भर बीज लेकर खेतों में जाते हैं और वहां से फसल तैयार कर बोरियों में भरकर फसल लाते हैं। आप बीज बनने के लिए तैयार होइए, बोरियां भरेंगे, हम इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और दुष्यंत कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तबीयत से उछालिए, इस मुल्क को बचाइए, इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और साथ ही रोहित को न्याय दिलाते हुए सामाजिक न्याय के सपनों को सच कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। तो हम क्या चाहते हैं? अरे जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे मैं भी बोलूं, बोलो, अरे मैं भी बोलूं, आजादी, तो तुम भी बोलो, आजादी, तो पीछे से बोलो, आजादी, तो आगे से बोलो, आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो छुआछूत से आजादी, अरे गरीबी से आजादी, अरे भुखमरी से आजादी, अरे बेगारी से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो, आजादी है हक हमारी, आजादी है जान से प्यारी, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर लो, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तुम जेल में डालो, आजादी तुम डंडे मारो, आजादी तुम पुलिस बुलाओ, आजादी हम नहीं डरेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी अरे सुन ले मोदी, अरे मनु भी सुन ले, हम लेके रहेंगे, तो मिलकर बोलो, अरे हर कोई बोलो, हम लेके रहेंगे, हक हमारी, जान से प्यारी, तो बहनों बोलो, तो भाई बोलो, तो बच्चे बोलो, तो बूढ़े बोलो, हम लेके रहेंगे। तो आदिवासी की, अरे आदिवासी की, अरे दलितों की, महिलाओं की भी, तो मैं भी मांगू, तो तुम भी मांगो, तो धीरे बोलो, तो हौले बोलो, तो जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, तो मांग रही पूरी आबादी, अरे मांग रही पूरी आबादी, आजादी, आजादी, अरे मांग रही आधी आबादी, आजादी, आजादी, तो आजादी चाहिए हमको, नकली राष्ट्रवाद से आजादी चाहिए और इसीलिए देश से नहीं जातिवाद